मशरिक़ वुस्ता में खैरियत नहीं है क्योंकि इसराइल ने एक दफ़ा फिर बैक वक्त 4 मुल्कों पे हमले किए हैं और ख़ास तौर पे हम ये देख रहे हैं कि थ्रू आउट द लास्ट कपल ऑफ डेज़ ये एक्सपेक्टेड था कि बाकी ममालिक इस पर रिएक्ट करेंगे। आफ्टर टेकिंग डाउन द लीडरशिप ऑफ हिज़्बुल्लाह एंड हमास, मुतवक्के था कि ईरान इस पर अटैक करेगा और ईरान ने कल रात गए एक साल्वो ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च किया इसराइल के ख़िलाफ़। इसमें से ज़्यादातर को इंटरसेप्ट कर लिया इसराइल के डिफेंस सिस्टम ने, लेकिन बहरहाल जी ये सिलसिला जारी रहा और इसके फ़ौरन बाद हम देखते हैं कि अमेरिका की तरफ से ये स्टेटमेंट आ गई कि ऐसी सूरत हाल अगर होती है, एक एक्टिव वॉर की तरफ, एक एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो अमेरिका इसराइल का दिफा करेगा। एक बड़ी अजीब सी बात लगती है कि एक वक्त 4 ममालिक पे हमला करने वाला, यानी ताबड़तोड़ हमले और साथ साथ जितने जवाब दिए गए, यानी जिस तरह अगर इराक की बात करें वहाँ पे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का नारा लगाकर अमेरिका ने अटैक किया था। और आज भी हम ये देखते हैं कि हर दफ़ा हर हस्पताल, हर स्कूल, हर आबादी पे हमला करने से पहले इसराइल की इंटेलिजेंस ये कहती है कि वहाँ पे हमास की सुरंगें मौजूद हैं, वहाँ से बड़े बड़े बंकर बरामद होंगे। लेकिन जिस तरह हम देखते हैं कि कोई एक्समेन से लड़ाई हो रही है, कोई ऐसा ऐसी फोर्सेस और ऐसी मैजिशियन पावर्स इनके पास मौजूद हैं कि ना सिर्फ सफ़ाए हस्ती से वो हस्पताल, वो स्कूल, वो आबादी मिट जाती है और लाखों हज़ारों लोग लुक़मा अजल बनते हैं, बल्कि साथ ही साथ वो जो जवाब पेश किया जाता है हमास के वहाँ मौजूद होने का, टेररिस्ट एक्टिविटी होने का, वो भी यकायक इसी तरह गायब हो जाता है। आज तक इसका कोई सुराग नहीं मिला और इस बात पे अपोलोजेटिक होने के बजाय इसको कोलैटरल डैमेज का नाम दिया जाता है। 1 साल से जारी ये पूरा मामला है और अब ये आग लेबनान तक बल्कि पूरे मशरिक़ वुस्ता तक फैलती नज़र आ रही है। क्या इसके दूरस नताइज होंगे और ख़ास तौर पे क्या सिर्फ और सिर्फ अपने सदारती इंतखाबात की वजह से इस वक्त खामोश है? ईरान को क्या घसीटने की कोशिश की जा रही है? ईरान की तरफ से जो फ़ौरी तौर पे इसके ऊपर रद्द अमल आया, उन्होंने कहा कि वी हैव ये हमारा अटैक था, ये अब एक तरह से ख़त्म हुआ है। बहुत सारे लोगों की इस पे भी राय है कि आज तक जब ईरान और हमास की भी बात होती है तब भी ये कोई एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट नहीं बनता, इसमें कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिकल मोटिव्स होते हैं। इस बात को भी मंजर आम पे लाया जा रहा है कि ईरान में भी इलेक्शन से पहले, ख़ास तौर पे 2009 के बाद जो सूरत हाल तब्दील हुई है और वहाँ पे भी शायद कुछ सोशल इंजीनियरिंग फोर्सेस थी और ये कंप्लीट विल ऑफ द पीपल इस वक्त उनको अपनी गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेड नज़र नहीं आती। बहरहाल जी, इसके दूसरे पहलू की तरफ बढ़ते हैं। यकीनन मशरिक़ वुस्ता में अगर होती है कोई भी वॉर, कोई एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट, ये दुनिया की इकॉनमी जो कि ऑलरेडी एक डिप्रेशन में है, एक बड़े सख्त माहौल से गुजर रही है, उसके लिए यकीनन अच्छी नहीं होगी। और हम देख सकते हैं कि 3% ऑयल की प्राइसेस में राइज़ हो चुका है। यूक्रेन की वॉर, यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट भी अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुँच रहा। व्हाट डज़ दिस मीन फॉर द वर्ल्ड इकॉनमी और ख़ास तौर पर पाकिस्तान जो कि ऑलरेडी एक बहुत ही फ्रेजिल इकनॉमिक सिनेरियो से गुजर रहा है? इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर इकोनॉमिस्ट खाकान नजीब साहब। आइए उनसे जानते हैं कि मौजूदा बदलती हुई सूरत हाल में व्हाट आर द ऑप्शंस दैट कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, हाई इन्फ्लेशनरी प्रेशर्ड, हाई पॉपुलेशन कंट्रीज लाइक पाकिस्तान हैव। अस्सलाम वालेकुम खाकान साहब। वालेकुम अस्सलाम सिद्रा खाकान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बड़ी ही नाजुक सूरत हाल पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है कि मशरिक़ वुस्ता में क्या हो रहा है। कुछ ममालिक जिसमें सऊदी अरब और इजिप्ट हैं इस कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने की और ख़ास तौर पे कतर भी इसमें डायलॉग लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त ऐसा लग नहीं रहा कि ये डी एस्केलेट होगा। व्हाट डज़ दिस मीन फॉर द इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड? देखिए, कल रात जब ईरान ने रिटालिएट किया तो जो ऑयल था वो $5 एक गो में स्पाइक किया था, गोल्ड अप था, US डॉलर अप था और जितनी भी स्टॉक मार्केट्स थी दे प्लंज्ड, डाउ वाज डाउन, जो मार्केट्स US खुला था, यूरोप प्लंज्ड। सो ऑब्वियसली मार्केट्स ने इसको रिएक्ट किया। बट मज़े की बात यह है कि थोड़ी देर बाद जब घंटा गुजरा, एंड आई फॉलो ग्लोबल मार्केट्स वेरी इंटेंटली, आई एक्चुअली एडवाइज पीपल, सो मैं बहुत फॉलो करता हूँ। तो मार्केट्स जो है घंटे के बाद काम डाउन हो गई थी। डाउ एक्चुअली जितना नेगेटिव गया था वहाँ से इट केम बैक ऑल द वे। मार्केट्स आज भी ये समझती हैं कि दे हैव टू बी अलर्ट टू दिस कॉन्टेक्स्ट बट नॉट अलार्म्ड। दैट इज द एग्जैक्ट वे टू थिंक अबाउट इट। मिडल ईस्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रीजनल है, ये सप्लाई डायनामिक्स को उस तरह डिस्टर्ब नहीं करेगा, जो कि इस वक्त ऑयल के सप्लाई डायनामिक्स जो हैं वो ठीक हैं, बिकॉज सऊदी अरेबिया ने 2 से 3 मिलियन बैरल्स पुल आउट किया है सो दैट प्राइसेस को वापस स्टेबलाइज किया जाए।
सो दैट इज हाउ द मार्केट्स हैव बिहेव्ड. आज जब मार्केट्स एशिया की भी ओपन हुई हैं, आज सुबह ऑस्ट्रेलिया ठीक ओपन हुआ है, नीके थोड़ा सा नेगेटिव है, हांगकांग पॉजिटिव है. सो मार्केट्स ने इसको एक कन्फाइंड, और जिस तरह आपने कहा कि सऊदी अरेबिया, कतर और ये ममालिक इसको संभाल लेंगे और इसको एस्केलेट नहीं होने देंगे और इससे कोई ऑयल डिस्ट्रप्शंस नहीं होंगी. बट हैविंग सेड दैट, I think everyone's cautious in terms of to see कि ये किस तरह आगे चलता है और अगर फिर दोबारा कोई रिएक्शन इजराइल से आता है कि नहीं आता. So now the ball, everyone thinks, is in Israel's court, that they have to refrain, they have to show restraint, and I think it is good time for them to show restraint rather than the other parties which have been obviously more aggrieved in this whole context. लेकिन आपको क्या लगता है खाकान साहब के what does this mean for countries like Saudi Arabia and Qatar, जो कि एक विजन 2030 को बड़ा एम्बिशियसली फॉलो कर रहे हैं. They were known to be the rising countries and economies, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में एक उम्मीद की लहर थी. यानी अगर इसको मैं थोड़ा सा फार डिस्टेंट तरीके से लॉन्च करूं, जहां हम टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, इवन फॉर दैट काइंड ऑफ प्रोग्रेस इन इकोनॉमी एंड सिविलाइजेशन, कि हम कहें कि जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे आने वाले वक्तों को लीड करेगी, उसके लिए जिस किस्म की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं, अमेरिका ये बात बड़े क्लियरली जानता है कि या तो उसको कनाडा से हाथ मिलाने पड़ेंगे जिनके पास इस तरह के एनर्जी ज़खायर हैं, एंड देन एट द सेम टाइम उस तरह की ही कॉन्वर्जेशन में वो कहता है कि सऊदी अरब माई प्रूव टू बी अ वेरी अनस्टेबल पार्टनर. What does it mean for the region? What does it mean for the world? और ख़ास तौर पे जब हम इतना ज़्यादा इन्हिसार कर रहे हैं सऊदी अरब और कतर के ऊपर, वो कैसे संभालेंगे इस कॉन्फ्लिक्ट को? तो इसमें एक तो जिक्र करूं कि दो ममालिक हैं जिनसे इस वक्त सबसे बड़ा यूरेनियम और ये जो सारे फ्यूचर के रिसोर्सेज हैं, एक कनाडा से आ रहे हैं और एक ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं. एंड ये दोनों जगह जो हैं ये ऑब्वियसली वेस्ट के लिए मोर सिक्योर हैं बिकॉज दे आर लाइक पार्टनर्स. अब जो तीसरी जगह है वो ऑब्वियसली मिडल ईस्ट है और सऊदी अरेबिया का. आई थिंक द राइज ऑफ सऊदी अरेबिया ओवर द लास्ट couple of years, ये तो हमारे लिए एक मशअल राह होनी चाहिए कि कैसे अपनी इकोनॉमी को ही नहीं उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया फ्रॉम डिपेंडेंस ऑफ ऑयल. और ये भी याद रखिए कि आज भी 83% ऑफ दुनिया की जो एनर्जी नीड्स हैं वो फॉसिल फ्यूल से ही फुलफिल हो रही है. ये बिल्कुल ठीक है कि ये ट्रांजिशन हो रहा है, इसकी बात हो रही है. 83% नीड्स आज भी फॉसिल फ्यूल से ही फुलफिल हो रही हैं. सो सऊदी अरेबिया का वो रोल के दे हैव द ऑयल, ये कब आने वाले 5, 10, 15, 20 साल में ख़त्म नहीं होने जा रहा है. एक तो ये बात बिल्कुल क्लियर है. दूसरी, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो बहुत एग्रेसिव है, बहुत वेल डिज़ाइंड है, बहुत अच्छे फ्रेमवर्क में है. उसमें जो कलीदी रोल विमेन ने प्ले किया है, आई थिंक दैट हैज़ बीन अमेजिंग. जो रोल प्ले किया है उन्होंने अवे इनटू वेरी वेरी लाइक मेडिकल टेक्नोलॉजी हब्स, आई मीन अमेजिंग. इसी तरह AI का यूज टू ट्रांसफॉर्म दी होल. बट खाकान साहब, इफ आई मे इंटरजेक्ट, मुझे ये बताइए कि लोग बात कर रहे हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के तनाजुर में कि दिस इज़ द रीशफलिंग ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर. और आपने जैसे पॉइंट आउट किया कि जहां हम एनर्जी नीड्स की बात करें, हमारी जो डिपेंडेंस है फॉसिल फ्यूल्स पे, इट्स अबाउट 83% विच इज़ कमिंग फ्रॉम द वर्ल्ड सेंटर विच इज़ मिडल ईस्ट. इसको आप अगले 1 दिहाई तक या 1.5 दिहाई तक मूव होता हुआ नहीं देख रहे. देन व्हाट डज दैट मीन फॉर द इकोनॉमी? आप समझते हैं कि दिस इज़ रीज़न इनफ टू बिलीव कि ये कॉन्फ्लिक्ट डी एस्केलेट होगा? क्योंकि 1 साल से हम इजराइल के रवैये में कोई लचक तो देख नहीं रहे. इनफैक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम पैलेस्टाइन, दे हैव नाउ टेकन दिस वॉर टू 4 डिफरेंट कंट्रीज. दे आर एक वक्त में वो बैक वक्त 4 मुख्तलिफ ममालिक को अटैक कर रहा है. That is absolutely true. एक तो ये बात है कि नवंबर में अमेरिका में इलेक्शन होने जा रहा है. So let's hope कि ये इलेक्शन जब हो जाए तो एक रीथिंकिंग ऑन पार्ट ऑफ एक इतनी बड़ी सुपर पावर है वहाँ हो. दूसरा, of course, Saudi Arabia I think can play a key role in de-escalating this. पर आई थिंक कि रीजनल कॉन्फ्लिक्ट ही रहेगा और इसको de-escalate अगले 1 साल में होना भी चाहिए. बट जो skirmishes हैं वो तो आपको भी मालूम है सजरा के they have become part and parcel of life there, which is very very unfortunate.